बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 15 जनवरी से जनाब जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू हो रहा है। इवेंट में 16 टीमें शरीक होंगी, जबकि मजमूई तौर पर 41 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन जनाब पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं इस मतलब अलग ग्रुप में, जबकि आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनकी रवायत रही है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं अक्सर और बेशतर एक ही ग्रुप में रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान अपना जो पहला मैच है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 16 जनवरी को खेलेगी। बाबर आजम, जी बाबर आजम जो 7 सालों से पहली मरतबा टॉप 5 से बाहर हो गए थे जनाब, अब गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका के ख़िलाफ़ दूसरे ओडीआई में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और यकीनन इस सेंचुरी स्कोर करने के बाद जो है वापस वो जो है छठे नंबर पर आ गए हैं। यकीनन ये मद्दाहों के लिए बड़ी खुशकुन खबर होगी, जबकि रिजवान और फ़खर जमान ने भी अपनी रैंकिंग बेहतर की है। साथ ही अबरार अहमद, जिनको अक्सर और बेशतर नज़रअंदाज किया जाता है, वो 9वें नंबर पर आ गए हैं। और अगर जनाब ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट की बात की जाए तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के शहर रियाज में होने वाले इस्लामी यकजहती गेम्स के दौरान जेवलिन थ्रो में जनाब एक मरतबा फिर गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। यासिर सुल्तान जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अच्छा जनाब, कराची में जो पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, +40 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है। इवेंट में टीमें शरीक हैं, 42 मैचेस खेले जा रहे हैं, 12 टीमें इसमें शरीक हैं। और जनाब पाकिस्तान जो वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन है उसके चेयरमैन फवाद एजाज़ खान का कहना है कि T20 फॉर्मेट पर खेले जाने वाले मास्टर क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और जनाब उसकी ट्रॉफ़ी की रोनुमाई भी हो गई है, और जो रोनुमाई की तकरीब थी तो उसमें जनाब जो 12 टीमें शरीक हैं दुनिया भर की जो इस +40 वर्ल्ड कप में, उसके जनाब ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। और अगर हम वापस क्रिकेट की बात करें तो कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन जनाब पीसीबी यूथ डेवलपमेंट के चीफ अजहर अली ने पीसीबी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। और इत्तलात के मुताबिक जनाब वो साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 में ज़िम्मेदारियाँ देने पर खुश नहीं है। ताहम ज़राए के मुताबिक उन्होंने जो ये इस्तीफ़ा दिया है वो निजी वजूहात की बिना पर दिया है। लेकिन अगर सरफराज अहमद की बात की जाए, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसकी बात की जाए, तो जनाब इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स के वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, और जनाब वहाँ टाई पड़ गई माज सदाकत में और फ़ाहमुल हक जो कि साहबजादे हैं मिसबाहुल हक के। तो सरफराज अहमद ने स्टैंड लिया और उन्होंने ये कहा कि नो डाउट के मिसबाहुल हक के साहबजादे फ़ाहमुल हक एक अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन माज सदाकत जो है वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस जो बेहतर है और उसको मेरिट पर जो है इमर्जिंग टीम में शामिल होना चाहिए। तो जनाब वो इमर्जिंग पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम है उसमें शामिल हुए, एशिया कप में शरीक हुए, और पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से जनाब उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ मार्कतुलारा परफॉर्मेंस पेश की और कामयाबी हासिल की, और अपनी जो सिलेक्शन थी उसको भी जस्टिफाई किया, और सरफराज अहमद का भी सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब आते हैं जनाब PSL की जानिब। नो डाउट PSL जो है दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड बन के उभरा है और उसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है, जिसके नतीजे में दुनिया एक क्रिकेट की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके खिलाड़ी जो है उन्होंने पाकिस्तान आना पसंद किया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो 10 साल तो मुकम्मल हो गए हैं, अब नए सिरे से जो है टीमों को ज़ाहिर है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, नए ऑनर्स होंगे, देखना होगा कि नए होते हैं या वही लेते हैं। लेकिन एक मैच जनाब फंस गया है कि PSL इंतज़ामिया और मुल्तान सुल्तान्स के जो ऑनर हैं अली तरीन के दरमियान मामला जो हैं वो पेचीदा होते जा रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों अली तरीन ने इस्लामाबाद में जनाब मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उन्हें टेक्निकल नॉट आउट करने की कोशिश की गई तो कानूनी ऑप्शन जो है उनके लिए खुले में। बहरहाल देखना होगा कि जनाब ऊँट जो है किस करवट बैठता है। और जनाब 35वें कौमी गेम्स जो है वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कराची में हो रहे हैं, और यकीनन कराची के लिए एक बड़ा एजाज़ है। न सिर्फ एजाज़ है बल्कि ऑर्गेनाइज़र्स की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको जो है किस तरह से कामयाब बनाते हैं। खिलाड़ियों को तो मौका मिलेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। और जनाब ये तो था इंट्रो, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है ज़बरदस्त हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमान तो हमारे जनाब ओलंपियन एयाज़ महमूद हैं, जिनके क्रेडिट पर जनाब 2 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और उनके वालिद मोहतरम जो है महमूदुल हसन
वो ख़ुद भी जो है 1948 1952 के जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और उसके साथ साथ जनाब एक जो बड़ा इंकशाफ हुआ है, वैसे तो हमने देखा है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके वालिदैन और उनके मतलब दादा या नाना जो है वो हॉकी खेलते रहे, लेकिन एक जो इंकशाफ हुआ है 70 सालों के बाद वो ये है कि जनाब एयाज़ महमूद के जो ननिहाल के मतलब जो ख़ानदान है उसमें जनाब अगर आप जिक्र करें शहज़ादा मोहम्मद सुल्तान का, शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ़ का, शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ़ का, शहज़ादा शाह खुर्रम का और शहज़ादा शाहरुख का, तो जनाब ये बड़े मार्कुतल खिलाड़ी थे। और हम एयाज़ महमूद साहब से पूछेंगे कि मतलब ये कि आपका ननिहाल जो है इंडिया, अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान, तो जनाब ये इनसे सवाल करेंगे, बारी आएगी। लेकिन हमारे साथ एयाज़ महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और जनाब एयाज़ महमूद साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध के वाइस प्रेसिडेंट, और जनाब उनका बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन भी है, और दुनिया भर में जो भी जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें भी जाते रहे। एक ज़माने में वो अमेरिका भी गए, वहाँ रहे भी, लेकिन फिर वापस आ गए। बहरहाल हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, जिंदाबाद सब। एयाज़ भाई, वही जो मैंने अभी नाम लिए इतने सारे, शहज़ादा खुर्रम, शहज़ादा शाहरुख, शहज़ादा सुल्तान, शहज़ादा यूसुफ, शहज़ादा आसिफ हैं, शहज़ादा आसिफ, तो जनाब मतलब आपके ननिहाल से आपका जो बैकग्राउंड है, हम वालिद साहब को तो समझते थे, महमूदुल हसन साहब के 48-52, लेकिन जनाब वो तो आपका जो ननिहाल है उसका ताल्लुक हॉकी से भी है, और वो अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ज़रा बताइएगा क्या है? मतलब हम खेलों पे तो बात करेंगे, हॉकी पे, सियासत पे ही बात करेंगे, लेकिन ये बात होनी चाहिए। जो मेरा ननिहाल है जी, शहज़ादा खुर्रम और शहज़ादा शाहरुख को, तो उन दोनों को तो मैंने खुद हयात देखा जी। लेकिन और शहज़ादा खुर्रम साहब से और उनसे तो हम भी मिले हैं, शाहरुख खान जी बिल्कुल। जब हम नेशनल चैंपियनशिप खेले जाते थे 80s-70s के अंदर जब हम जाते थे तो हम सब मतलब लाहौर की ये रौनकें थी बेसिकली, ये वो लोग थे। शहज़ादा शाहरुख जो हैं, ये वो वाहिद पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने हॉकी और साइकिलिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, ये उनकी इजाफी चीज़ है कि 2 कैटेगरीज में इन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। फिर उससे पहले आप चले जाएं तो शहज़ादा आसिफ, शहज़ादा सुल्तान एंड शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ साहब, जो 1928 ओलंपिक्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हमारे मेरी मदर के पर नाना या वो बस इस जगह से वो आ रहे हैं जी। फिर 1936 जो है शहज़ादा आसिफ, वो उन्होंने अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसकी मैंने आपको तस्वीरें भी भेजी, जिसमें एक तस्वीर हॉकी की भी है जिसके अंदर ध्यानचंद साहब की उसमें वो है ऑटोग्राफ। ये वो वाला 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली पार्टीशन हुआ तो वो ऑल इंडिया ख़त्म हो गया, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से शहज़ादा खुर्रम, शहज़ादा शाहरुख, फिर मेरे वालिद साहब भी उनके साथ ही खेलते रहे 48-52। तो ये तो एक लेगेसी है। वैसे तो हमने देखा है बहुत सारे पाकिस्तानी ख़ानदान हैं जिनके 4 फादर जो है हॉकी खेलते रहे, उनके ख़ानदान, ये तो बड़ी बेहतरीन और बड़ी मतलब अच्छी बात है। ज़ुबैर भाई, बड़ा माशाल्लाह आपका एक्सपोजर है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और दुनिया के खेल में जितने भी इवेंट्स होते हैं ऑन एंड ऑफ आप जाते रहे, अमेरिका में भी रहे, फिर आप वापस आ गए। कहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया, किस किस मतलब मीडिया ग्रुप में या प्रिंट मीडिया में रहे? एक तवील दास्तान है। नहीं, उसको आपको तो हुनर आता है ना कि दरिया को कूजें बंद करने का। दरिया को कूजें बंद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बेसिकली रियाज भाई, आप मेरे सीनियर हैं और आपको पता है कि मेरा तालीम की अगर बात की जाए तो तालीमी दौर जो है मेरा जामिया मिलिया मलीर, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। मैं भी जामिया मिलिया का पढ़ा हूं। बिल्कुल, आप मेरे सीनियर हैं। जामिया मिलिया बड़ा नाम था जामिया मिलिया का पूरे पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि एक ज़माने बड़े सग़ीर में डॉक्टर महमूद हुसैन जो है, आपको पता होगा, बानियों में से थे उनके। तो कॉलेज के बाद फिर वो फिज़िकल एजुकेशन में डिप्लोमा, फिर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स, फिर वो कैरियर का मीडिया पे कैसे? जी, कैरियर का स्टार्ट मीडिया में अगर आप कहें लिखने लिखाने का काम तो 1979 में ही हो गया था। और आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड विद कमर जमान स्क्वाश प्लेयर, आपको याद होगा, PIA में होते थे। तो उनसे इंस्पायर्ड था, तो स्क्वाश देखता था, फिर लिखना शुरू कर दिया। फिर जहांगीर आ गए, तो फिर जहांगीर जब पहली मरतबा वर्ल्ड अमेचर चैंपियन बने तो पहला आर्टिकल मैंने 1979 में लिखा, वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर बूस्ट मिलता है।
तो एक्चुअली जो मेरा करियर, प्रोफेशनल करियर, वो कहेंगे 1984 से स्टार्ट हुआ। तो आई स्टार्टेड विद डेली जसारत, उसके बाद जंग में भी काम किया, नवाब वक्त में भी काम किया, मुख्तलिफ अखबारात में भी काम करते रहे, फिर अमेरिका चले गए माश की तलाश में, वहाँ कुछ दिल नहीं लगा वहाँ, बस बहुत सी बातें थी, दिल कहीं और लग गया था। तो वापस आ गए। अच्छा। और फिर वापस आके फिर दोबारा जर्नलिज्म को ज्वाइन किया, डेली न्यूज़, फिर न्यूज़ एजेंसी NNI GNI, उसका ब्यूरो चीफ रहा मैं। मतलब आपने कुछ छोड़ा नहीं कुछ? हाँ, बस मुझे कहा ना कि उम्र गुजरी है 10 की सयाई में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 13 इयर्स आई एम वर्किंग विद एक्सप्रेस न्यूज़। सही। तो उसके साथ काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, इंशाल्लाह बात होती रहेगी जनाब। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक आपको पता है बड़ा ज़रूरी होता है। यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे, एक ब्रेक। एक पर्दा फिर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी ज़ुबैर भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप श्रीलंका के ख़िलाफ़ आपने जो है वो सीरीज़ जीती, और अगर आप रमा साल की बात करें तो आपने 11 वनडे खेले थे, सिर्फ एक जीता था, लेकिन आपने एकदम अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, श्रीलंका को वाइट वॉश किया। किस तरह देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? और जिम्बाब्वे और श्रीलंका और जो सैफ अली की सीरीज़ हो रही है, इसमें आप क्या समझते हैं कौन सी टीम जो है उसका पल्ला भारी होगा? जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया और पाकिस्तान ने भी हराया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस मौजूद पर बात करने का। जहाँ तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की, तो ओवरऑल अगर प्रीवियस हम देखें तो हमारे प्लेयर्स का जो है ना वो बड़ा अमल दखल मैं समझता हूँ रहा है कि प्लेयर्स जो है ना हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो उनकी परफॉर्मेंस जो है नाकिस रही थी, ख़राब रही थी, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू द माइक हैसन जो कि कोच हैं, उन्होंने आके टीम को संभाला और काफ़ी हद तक जो है टीम को जो है आगे ले जाने की कोचिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लेयर्स प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन कोच एक मैं समझता हूँ कि बाप की हैसियत रखता है, वो औलाद को गाइड करता है। तो हाजी भाई बैठे हैं माशाल्लाह, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, हर चीज़ों को जानते हैं, एज ए प्लेयर भी, एज ए कोच भी है। तो जो आपने बात की पाकिस्तान की कारकर्दगी, देखिए मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जुमला आया था कि रेलू कट्टे, तो वो रेलू कट्टे जो है ना पाकिस्तान की लकीली जो है जिन टीमों से मुकाबला हुआ, अगर आप देखें तो जिनसे जीते हैं आप, उनमें ज़्यादातर रेलू कट्टे थे और नए लड़के थे। अब अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की टीम को उठा के देख लीजिए। श्रीलंका, पहली चीज़ तो मैं जो उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि श्रीलंका को, ये आपके सवाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में जो पाकिस्तान में रहने को जो तरजीह दी और पाकिस्तान का साथ दिया, विच इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो उसमें ये कि श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं ना, जो जेन्युइन टीम है वो अवेलेबल नहीं थी, उनके पास सब्स्टिट्यूट लड़के थे और सब्स्टिट्यूट में भी इंजरीज आई, फिर उसके बाद जो है उनके पास एक्स्ट्रा लड़के बैठे हुए थे, वो आके खेले हैं। तो पाकिस्तान को एडवांटेज ये रहा कि माइक हैसन की अच्छी कोचिंग मिल गई, प्लेयर्स भी रिदम में आ गए, और दूसरी तरफ ये कि इनको स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मिली। अच्छा, अपने एयाज महमूद साहब जी, ताहिर जमान जो कि हेड कोच हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तो खैर मेरे ख्याल से जो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और ताहिर जमान के दरमियान थोड़ा सा खिंचाव पैदा हुआ था, वो लगता है कि शायद मतलब पैचअप कोई हो गया। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह बनी? क्या ताहिर जमान क्या वाकई अपनी बेटी की शादी की वजह से बिज़ी थे, या फिर मतलब ये कि क्या कोई इंटरनेशनल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोई बाहर का कोच लाना चाहती थी, या ताहिर जमान जो बाहर खिलाड़ी गए थे यूरोप लीग खेल रहे थे,
क्या आप समझते हैं कि वो खिलाड़ी जो वापस आए तो उसमें से 2 खिलाड़ियों को फेडरेशन ने मतलब एयर टिकट दिया जबकि 4 को नहीं दिया, तो उस पर मतलब जो ज़राए हैं, जो इत्तलात हैं कि ताहिर ज़मान उस पर उन्होंने ये कहा कि जी इन 4 लड़कों को भी बाई एयर मतलब टिकट देना चाहिए था, तो इस तरह की मतलब कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इशू बनना चाहिए, फेडरेशन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करे जबकि हालात जो हैं वैसे ही हॉकी के लिए ठीक नहीं है? देखिए, आपने 3 चीज़ें बयान की जिसके अंदर से जो मेन, जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है कि ये कुछ प्लेयर्स थे जो प्रोफेशनल लीग खेलने के लिए गए, सही, और जब वो वहाँ से वापस आए तो 4 जो हैं वो अपनी टिकट पे आए, 2 को जो है वो फेडरेशन ने स्पॉन्सर किया। तो मेरे ख्याल है ताहिर ज़मान का जो स्टांस था वो ये था कि अगर आपने इन 2 को भी दिया है तो वो जो बाकी 4 आए हैं उनको भी आप दें। वेरस के एज ए कोच मेरा ख्याल है वो बिल्कुल राइट डिसीजन था उसका। सही, डिमांड बिल्कुल ठीक थी कि उनको भी पैसे मिलने चाहिए, लेकिन एज अ कोच बैक ऑफ करना जो है ना, मेरा ख्याल है ये एक हमारी टीम इस वक्त एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, ठीक है, और कोच का होना, उनके साथ कंटिन्यूएशन में रहना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने प्रो लीग खेलने जाना है, और प्रो लीग है कब? अगले महीने। इसका मतलब ये कि आपका एक एक दिन, एक एक मैच, एक एक प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने अरसे से ना आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं, आप 3 ओलंपिक्स से बाहर हो गए, आप वर्ल्ड कप के लिए 2 वर्ल्ड कप्स के लिए आपने क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, तो आपका गैप है तकरीबन 12 से 16 साल का गैप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉकी का। उसके लिए आपको कम से कम, मेरी जो अपनी एक राय है एज ए कोच भी मैं अगर होता, तो आपको इतनी हार्ड ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जब प्रोफेशनल लीग खेलने जाना है, अभी प्रो लीग जब आप खेलने जाएंगे तो वहाँ आपके पास कोई इफ़ एंड बट्स नहीं होंगे। सही, हर मैच जो है वो आपके लिए फाइनल मैच है। सही, हर मैच जो है वो आपके लिए पॉइंट से रिलेटेड है। सही, आप एक मैच भी या एक पॉइंट भी आप लूज़ करते हैं तो आप फिर रेलीगेशन पे आप चले जाएंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये वो 9 टीमें होंगी जो पिछले 6-7 साल से आपस में इकट्ठी खेल रही है, और उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, रैंकिंग उनकी आपसे हाई है, ठीक है। आप, हमारी गुड लक ये है पाकिस्तान की कि हमें एक चांस मिल गया कि न्यूजीलैंड ने ऑप्ट किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पीछे हट गए। लकीली इस फेडरेशन के साथ ये गुड लक हुई कि आपकी गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट कर दिया। वेयरएज़ के मेरा अपना, हमारी फेडरेशन को ये भी सोचना चाहिए कि आप हर वक्त ग्रांट के ऊपर नहीं रह सकते, आपको अपनी भी वर्किंग करनी पड़ेगी, अपने भी स्पॉन्सर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी को सीधा करना पड़ेगा। सही। अच्छा, एयाज मोहम्मद साहब ये बताइएगा जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात जो हैं अगले माह, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है ख़ुद इंतखाबात कराना चाह रही है, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का स्टांस ये है कि वो उन्हें फ़ंड देता है तो वो कहते हैं हम कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसने कहा कि हम अपने मामलात में किसी को दखल नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में हम इन चीज़ों को एफोर्ड कर सकते हैं? बेहतर नहीं होता कि सारी चीज़ें जो हैं कंसेंसस से हों ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ये तो खैर जो आप बात कर रहे हैं रियाज भाई, ये तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती कि कलेक्टिवली दोनों फेडरेशन एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मिलके कर लें। लेकिन अगेन, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारी फेडरेशन की पास्ट 15 to 20 ईयर्स में हमारी क्रेडिबिलिटी टोटल हमारी फेडरेशन की ज़ीरो है। सही। पैसे आते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, हर जगह क्वेश्चन मार्क्स हैं, ऑडिट पैरास हैं, फलाना है, ये है कि ह्यूमन स्मगलिंग है, गॉड नोज, मेरे ख्याल है कोई एक लिस्ट है पूरी जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, जब आपने जाना है तो आप फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास चले जाते हैं कि हमारी टीम को टिकट्स दे दें, हमारी टीम को फंड्स दे दें। वेयर एज के अगर वो ही सारा कुछ कर रहे हैं तो आप इलेक्शन भी उनको करवाने दें, या फिर आप उनके साथ बैठ के कोई ऐसा रायमल मलाएं कि जहाँ पे आपको, मतलब हॉकी पहली हम समझें कि एक हमारे लिए तो एक, वैसे तो नेशनल गेम हम बोलते हैं, लेकिन हम किस जगह चले गए हैं, क्या मतलब क्या ये चीज़ें हम भटक गए मतलब। अच्छा, आपने ज़ुबैर नज़ीर खान साहब 35वें नेशनल गेम्स जनाब कराची में हो रहे हैं, और यकीनन ये सिंध गवर्नमेंट की भी और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं
उनकी बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए कि पहले जो नेशनल गेम्स थे वो कराची में हुए थे और उसका इफ्तिताह जो था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। क्या समझते हैं कि कितनी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजर्स की और खिलाड़ियों के लिए कितना मतलब अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्मेंस दें? देखिए, जो आपने सवाल किया ना, उससे पहले मैं इनकी गुफ्तगू के ऊपर थोड़ा सा हाँ बिल्कुल श्योर, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे हॉकी में बात करने का राइट नहीं बनता, ईमानदारी की बात ये है। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान हॉकी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, इनके आबाओ अजदाद ने अपना खून पेश और आज तो इन्होंने इंकशाफ किया है कि देखें ना अफगानिस्तान। तो जो हकीकत है वो ये है कि इनकी बात को जो है उसको जो अरबाब इख्तियार हैं उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कौमी खेल है हमारा हॉकी, ठीक है। जिन लोगों ने अपना खून दिया है, अपना जवानियाँ दी हैं, वो रोते हैं, तो उनके दिल जो खून के आंसू रोते हैं भाई। तो जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको कौमी हॉकी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इनकी जो बातें हैं ना, बहुत लॉजिकल बातें हैं, उनको नोट करना चाहिए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अब आते हैं सवाल, जी आ रहा हूँ मैं आपके सवाल पर। नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स देखिए, पाकिस्तान में जब नेशनल गेम्स हुए, आपको पता है कि पहले जो नेशनल गेम्स हुए 1948 में, कायद आज़म जो फाउंडर पाकिस्तान है उनका बहुत इंटरेस्ट था उनका, और उन्हीं के कहने के ऊपर जो राइट हो गई, जब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई तो पाकिस्तान के पहले गेम हुए कराची में ही हुए थे पहले गेम। और इवन ये कि पहले गेम्स की अगर अब बात की जाए तो कायद आज़म ने जो विनिंग ट्रॉफी थी उसको जो है कायद आज़म ने अपनी जेब से जो है उसके पैसे दिए। अच्छा। तो आज तक जो विनिंग ट्रॉफी है उसको कायद आज़म ट्रॉफी का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब आप बात कर रहे हैं कराची में जो 35वें गेम्स हो रहे हैं, 35वें गेम्स एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और एक तवील अरसे के बाद कराची के अंदर जो है इनेकाद होने के लिए जा रहा है। गेम्स का इनेकाद इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि बहुत अच्छे तरीके से होगा। इस हवाले से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, मैं समझता हूँ कि उसका किरदार तो है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का, और स्पेशली आई विल टॉक अबाउट जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर, जो कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी आप और अहमद अली राजपूत साहब भी इसमें, नाम तो फिर बहुत सारे लंबी लिस्ट है ना। तो मुराद अली शाह जो सीएम है उनका भी इंटरेस्ट है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको, कि आपको पता होगा कि स्विमिंग का इशू जो था, स्विमिंग का जो इवेंट था वो कराची से शिफ्ट करने की बात की जा रही थी कि लाहौर में ज़्यादा फैसिलिटेशन है, यहाँ पर नहीं है। तो ये बात जब यहाँ पर रखी गई तो सीएम ने कहा नहीं, हर हाल में जो है हम होस्ट हैं, हम ही होस्ट कराएंगे। तो आपको पता है कि स्पेशली उन्होंने स्पेशल ग्रांट जो है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है जी, स्पेशल ग्रांट उन्होंने जो है 18 करोड़ रुपए की एक इवेंट के लिए सिर्फ स्पेशल ग्रांट दी गई है। तो टच जो सिस्टम है वो और हीट सिस्टम वगैरह वो स्पेशली चाइना से एक्सपर्ट्स आके वो इंस्टॉलेशन आ गया सामान, हाँ आगे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है उसकी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा टैलेंट सामने आएगा। जनाब, ये प्रोग्राम जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का, हम ब्रेक नहीं कर रहे, वक्फे का, और वक्फे के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक ओलंपियन अयाज़ महमूद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ुबैर नज़ीर ख़ान। अयाज़ महमूद साहब, एक वक्त होता था जब पाकिस्तान हॉकी टीम के मतलब शायकीन के लिए ख़बर ये होती थी कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में पहुंच गई, फ़ाइनल में पहुंच गई, ओलंपिक के सेमीफ़ाइनल में पहुंच गई, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में पहुंच गई। लेकिन अब ख़बर ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो क्वालिफायर्स में पहुंच गई। तो अभी तो इसके इम्तिहान बहुत हैं सर, और आपने प्रो लीग का भी जिक्र किया था। तो कितनी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे कि इन जो क्वालिफायर्स में पहुंचने का मौका मिला है इसको आप कैश करें और
वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें? मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ रियाज भाई। जब हम 84 ओलंपिक्स खेलने जा रहे थे तो हमारा ओलंपिक्स जो है वो था जून एंड मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है। हमारा जो फाइनल हुआ है वो है 11 अगस्त को, ठीक है, 1984। कैंप हमारा कब लगा ओलंपिक्स का, जिसमें टूर्स भी थे, जिसमें कैंपिंग भी थी, जिसमें हमारे 55 डेज़ का एक यूरोप का बड़ा स्टेनविस टूर था हमारा। तो 15 जनवरी 1984 पाकिस्तान हॉकी क्लब पाकिस्तान के अंदर नूर खान साहब, ब्रिगेडियर आतिफ साहब, ज़का साहब, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप लगा दिया 6 महीने का, सही, ठीक है। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, जिसमें हमारे मतलब जो रेस्ट पीरियड था ना, उस 6 महीने के अंदर मेरे ख्याल है 10 दिन का रेस्ट पीरियड था, 1 हफ्ते का ऑफ था, बाकी हमारी कंटिन्यूएशन में ट्रेनिंग्स थी, सही, और अब बड़ी हार्ड ट्रेनिंग्स थी, मतलब जिसको दिन रात वाला हम बोलते हैं ना, कि दिन रात ट्रेनिंग थी। कि ब्रिगेडियर साहब का एक कहना होता था या नूर खान साहब का एक कहना होता था, सोना हॉकी, बैठना हॉकी, खाना हॉकी, बात करना हॉकी, आपको इसके अलावा और कोई काम ही नहीं करना, आपने सिर्फ हॉकी की बात करनी है। तो 6 महीने का कैंप है। और वेरस के अब मैं देखता हूँ तो हमारे पास हमने दिसंबर के अंदर हमने जाना है प्रो लीग खेलने के लिए, तो उससे पहले हमारा कैंप जो है मेरे ख्याल है हमने शायद 1.5 महीने का कैंप लगाया है हमने। वेरस के हमने 8-10 साल से उस लेवल की हॉकी ही नहीं खेली हुई, तो हमारा तो कैंप ब्रेक होना ही नहीं चाहिए था। सही, ये मेरा वर्जन है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कोच अगर होता तो मैं कहता मुझे कुछ नहीं, मुझे तो लड़कों को फिट भी करना है और मुझे ट्रेन भी करना है, इनको हार्ड ट्रेनिंग करानी है, क्योंकि हमने खेलने जाना है किससे, हमने खेलने जाना है बेस्ट वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स के साथ, 9 टीम्स के साथ। हम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम भी रेलीगेट हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर कोई दूसरी टीम आ जाएगी। सही। अच्छा जुबैर नज़ीर खान साहब, पाकिस्तान में और श्रीलंका का जब ये मतलब वनडे सीरीज़ हो रही थी तो अचानक मतलब सिक्योरिटी खदशात के बाइस जो है 8 कमोबेश श्रीलंकन खिलाड़ी जो है वो जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, और फिर मामला जो है वो बन गया और सीरीज़ जो थी कंटिन्यू हुई। आप क्या समझते हैं, ये एक साजिश थी भारत की तरफ से, सिक्योरिटी जो मतलब खदशात पैदा हुए, क्या कहेंगे? और मतलब फिर मामला जो है फिर बन गए, अच्छा हो गया? नहीं, आप स्पेशली इवेंट की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि स्पेशली इस इवेंट की बात करें तो इंडिया की कोई साजिश नहीं थी। इंडिया करता रहता है, साजिशें करता रहता है, कोई चीज़ नहीं। मैं आपको उसके अभी एविडेंस भी दे देता हूँ। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने जाने का वापस किया, तो आप देखिए परसेप्शन बहुत अहम होता है। एक चीज़ होती है कि बाहर की चीज़ आपको दूर से कुछ और नज़र आ रही होती है, जब आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको चीज़ें वाज़ेह महसूस होती हैं। तो उनका परसेप्शन था, अच्छा माजी में उनके साथ हो चुका था, लाहौर में इंसिडेंट हुआ था, उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो पूरी कौम जब भूली नहीं थी, तो प्लेयर्स स्केर्ड थे, वो तो खौफजदा थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, उसमें जो श्रीलंका के जो कैप्टन थे वो उन्होंने बड़ा की रोल अदा किया, और वो डेफिनेटली चले भी गए थे और उनको एक्शन भी हो रहा है वहाँ पर। उनका तो कैप्टनशिप का ही मसला हो रहा है। जी जी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। तो बाकी जो आपने मोहसिन नकवी की बात की, मोहसिन नकवी डेफिनेटली उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया और स्टैंड लिया। उन्होंने जाके जो है पर्सनली अपनी उसके ऊपर जो कांटेक्ट किए, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट किए, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर उनके लिंक्स थे श्रीलंका की गवर्नमेंट। अच्छा सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे आपको टेररिज्म का यानी खतरात हैं, इसी तरह से श्रीलंका को भी खतरात हैं, वो भी फेस कर रहे हैं टेररिज्म को, दोनों को एक चीज़ है। तो जब दोनों चीज़ें ममासलत हो जाती हैं तो आप एक जगह हो जाते हैं, आपकी सोच एक हो जाती है। तो उस हवाले से श्रीलंका की गवर्नमेंट, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और फिर प्लेयर्स को ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो, बोर्ड कुछ कर नहीं सकता, उनकी मर्जी होती है। तो ICC का भी रूल यही है। तो मोहसिन नकवी ने बड़ा, मैं समझता हूँ कि किरदार अदा किया, और उन्हीं की वजह से जो एक सीरीज जो कंटिन्यू रही। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने 3-0 उनको मार दिया था, अगर वो चले जाते तो 1-0 हारते वो। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी, और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच थी। इंडिया की आपने नेगेटिव अप्रोच की बात की, देखिए नेगेटिव अप्रोच उसकी दुनिया भर में इंसल्ट हो रही है। एटीट्यूड, बिहेवियर और कैरेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और स्पोर्ट सिखाता क्या है? ये तीनों चीज़ें स्पोर्ट सिखाता यही है भाई
लोगों को करीब लेकर आओ, आप लोगों को दूर नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स को अब अलग रखें, स्पोर्ट्स को अलग रखें। स्पोर्ट्स लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान की, इन्होंने हाथ भी मिलाया। जी, ये मैं इधर ही आ रहा था मैं, तो आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह से हुआ इंडिया। अच्छा, उससे पहले आप देखें, मजे की बात यह कि जो ब्लाइंड बच्चियां जो थी उन्होंने शेक हैंड किया, ठीक है ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट की कि देखो हम ब्लाइंड हैं, ठीक है, डिसेबल हैं, स्पेशल है, मैं तो स्पेशल लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उनके लिए, तो वो स्पेशल हैं। आम आदमियों से जो आम प्लेयर है जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए थी, उन्होंने इस स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। इन नाबीना बच्चियों ने जो है ना इस चीज़ का मुजाहरा किया। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि ओवर 40 कल से शुरू हो रहा है कराची के अंदर। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप का इवेंट है वो इंडिया ने होस्ट करना था, लेकिन अब उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इंडिया क्योंकि इस इवेंट के अंदर नहीं आया तो हो सकता है आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उन्होंने उससे जो होस्टशिप जो है वो वापस ले लिया। अब गयाना में हो रहा है, तो अब इंडिया कहाँ खड़ा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? सही इंटरनेशनल लेवल पे वो तना होता चला जा रहा है। अच्छा एयाज महमूद साहब, हॉकी के जो मतलब मौजूदा अहदेदार हैं, इनको अपने मनसब पे आए हुए कम से कम 2 साल तो हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हॉकी के मजमूई हालात में कोई बेहतरी नज़र आई है या वहीं पर मौजूद हैं? देखें, प्लेयर्स को जो इन्होंने पैसे देने थे वो तो इन्होंने ब्रेक कर करके दे दिए, लेकिन अभी भी कुछ प्लेयर्स की अपनी रिजर्वेशंस हैं। वो कहते हैं कि शायद जो जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं दिए इन्होंने। डेली अलाउंसेस भी बच्चों के कम कर दिए। देखें, अगर ये प्लेयर्स हैं तो हॉकी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्लेयर्स आप कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे यहाँ तो प्लेयर का एक इशू ये भी आ गया है कि प्लेयर अभी वो कोशिश ये करता है कि मैं पाकिस्तान कैंप में आऊँ, पाकिस्तान कैंप के बाद मैं पाकिस्तान टीम में आऊँ, तो उसको वो फॉरेन लीग मिल जाती है, क्योंकि आपकी जॉब्स जो हैं वो नहीं है बच्चों की, ठीक है। वहाँ पे जब आपके जॉब्स नहीं होंगी तो बच्चा कहाँ से अपने आप को मेंटेन करेगा? उससे अपना घर भी चलाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। हम थर्ड वर्ल्ड हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। हमारे ज़माने में तो हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अल्लाह का बड़ा एहसान था कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि अगर हम एक जॉब छोड़ते थे तो दूसरी जॉब हमारे लिए पहले तैयार होती थी। कि पीआईए में चले गए तो कस्टम आ गई, कस्टम से निकले तो बैंक चले गए, बैंक में निकले रेलवे में चले गए। मतलब बार्गेनिंग पोजीशन पे हुआ करते थे उस वक्त। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली होती थी। तो हमारे बच्चों के लिए ये इशू है, और मैं तो बल्कि आपके चैनल की तवज्जुह से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। ये हमारे वो बच्चे हैं जो इस अरशद नदीम अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल ला सकता है, इसी तरह से हम भी लेकर आए थे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स गर्ल्स जो हैं या विमेन जो हैं, इनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दें, इनको आप जॉब्स दें। बैंक्स को बोलें कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर इनको रखें, बेशक उनकी परफॉर्मेंस बेस रख लें। पीआईए है, रेलवे है, इसके अंदर होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारा पहले तो अभी हम सुन रहे थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ भी जो है ना वो भी ड्रेन होती शुरू हो जाए। तो ये एक चांसेस हैं, क्योंकि देखें ना, आपके बच्चे को जब मिलती है प्रोफेशनली खेलने के लिए तो फ़ौरन वो अपनी टिकट पकड़ता है, वीज़ा उसका स्पोर्ट्स बेसिस पे लग जाता है, और वो यहाँ से अपने आप को फ़ौरन कोशिश करता है कि वो जाके वो लीग खेल ले। सही। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। सही। अच्छा, अपने ज़ुबैर नज़ीर खान साहब, इस वक्त ये देखें कि स्कॉश की मैं बात करूंगा, आपकी बड़ी इंसाइट है, बड़ा आप कवर करते हैं स्कॉश को। एक जो दौर था पाकिस्तान का स्कॉश में, जहांगीर खान, जानशेर खान और रॉडनी मार्टन, क्रिस डिटमार, जो स्टैंडर्ड था, लेकिन पाकिस्तान में भी अब उन 2 खिलाड़ियों के बाद कोई खिलाड़ी जो है आ नहीं रहा दुनिया स्कॉश में मंजर आम पे कि उन जैसी परफॉर्मेंस पेश करें। देखिए, हॉकी और स्क्वाश जो है ना, दोनों बड़ा क्लोज मिलते जुलते हैं मामलात के हवाले से। आपने जानशेर खान की बात की, जहांगीर खान की बात की, उससे प्रीवियस में आप चले जाए ना तो हाशिम खान, आजम खान, रोशन खान, जी जी, मोहिबुल्लाह सीनियर, ये प्लेयर्स थे। कमर जमान, मकसूद अहमद, नहीं, मकसूद अहमद बात है, कमर जमान भी बाद में आए। ये सर 50s and 60s की बात कर रहे हैं, 70s की। फिर उसके बाद गैप आ गया था। आप देखिए, गैप उस जमाने में भी आया था। उसके बाद टैलेंट आया, फिर कमर जब आए, कमर ने किया, फिर उसके बाद ये जो आपने नाम लिया, जेफ हंट नंबर 1 होता था, बाकी क्रिस डिटमार होता था। ये फिर
नंबर 2 से लेके नंबर 9 10 तक तो सारे पाकिस्तानी होते थे। बिल्कुल Top ऐसे ही। 10 गोगी अलाउद्दीन होता था, कमर जमान होते थे, फ़हीम गुल। मकसूद होता, फ़हीम अच्छा, गुल। वहाँ भी वक्फा आता था, यहाँ भी वक्फा है जनाब। तो ये प्रोग्राम जो है जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक वक्फा। एक मरतबा फिर हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इस सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा था। ज़ुबैर नज़ीर ख़ान साहब, स्क्वॉश की बात हो रही थी, तो मतलब क्या वजह है कि हम वहाँ तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे बात की ना कि स्क्वाश और हॉकी दोनों चीज़ें ममासलत बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं। जहांगीर आया तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया, उसने कोई उसको किसी फेडरेशन ने नहीं बनाया, कोचिंग नहीं की। हाँ, अडॉप्ट ज़रूर किया था फेडरेशन ने, और उसको जो है बाद में फैसिलेशन PIA ने जो फैसिलेशन की, ट्रैवलिंग वगैरह की, कोचिंग की रहमत खान के साथ मिलके, तो उससे उसकी जो है ज़ाहिर है कि जो सलाहियतें थी उसमें निखार पैदा हुआ। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि बाद में जब जहांगीर डोमिनेट करता रहा, जैसे उन्होंने कहा कि जय फंड का दौर था, वो डोमिनेट कर रहा था, बाद में टॉप रैंकिंग में हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, लेकिन वो बीट नहीं कर पाते थे। फिर जब जहांगीर आए हैं तो जहांगीर ने आके बीट किया और फिर वो वर्ल्ड टाइटल। उसके बाद फिर जानशेर जब आए तो जानशेर ने डोमिनेट किया। बात ये कि कुदरत की तरह से हमारे पास प्लेयर पैदा होते हैं। अच्छा। उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। जी, तो आप कुछ कह रहे हैं? रियाज भाई, मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एज ए कोच भी रहा हूँ। देखें, जो हमारी इस वक्त करंट जनरेशन जो है ना, उसका एक इशू है, ये चाहते हैं कि हर चीज़ ईजीएस्ट वे में मिल जाए। सक्सेस के लिए कोई इजी वे नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अ सक्सेस। बिल्कुल, वो आपका जो आपका हार्ड टाइम है, टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है। आपने हार्ड वर्क, जब तक आप हार्ड वर्क एक्स्ट्रा माइल नहीं जाएंगे तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो आप सोच कर आए हैं। अगर आप कहेंगे कि यार ये जो मैंने 3 घंटे ट्रेनिंग की है ना, ये मेरे लिए काफ़ी है, नहीं। अगर आपने वर्ल्ड चैम्पियन या ओलंपिक चैम्पियन बनना है या उस चीज़ के लिए क्वालिफाई करना है, तो वो 3 घंटे नहीं, फिर वो आप उसको डबल करें। सही। वो जब तक आप उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं हो एफर्ट नहीं सकेंगे। करेंगे, अच्छा। वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक और मतलब एक सवाल है कि मतलब एक आम ख्याल है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हॉकी टीम में बन रही हैं उसमें सिंध के खिलाड़ियों को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है, क्या कहेंगे आप? अगर रियलिटी बेस अगर आपने बात करनी है तो देखें, जो पंजाब प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है उस लेवल के प्लेयर्स सिंध में नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं हैं, बिल्कुल हैं। मौके जो मिलने चाहिए वो आप जब तक देखें ना, एक प्लेयर है उसके अंदर एक टैलेंट है, उसको आप कैंप में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि कैंप एक ऐसी जगह होती है, पाकिस्तान कैंप हो गया या कोई अंडर 18 का कैंप है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास कोचेज़ ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को मज़ीद ग्रूम सिंध कर के सकें। खिलाड़ियों को ये भी शिकायत है कि उनको कैंपों में भी नहीं बुलाया जाता। मैं देखिए, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि उन बच्चों को कैंप्स में ले जाना चाहिए। अच्छा, चले, मैं समझता हूँ कि शायद वो स्टैंडर्ड ना हो तो आप एक बैकअप कैंप लगा लें। आप बैकअप कैंप के अंदर वो कोचेज़ जिन्होंने उधर कोच किया है, देखें मास्टर कोच तो चला गया टीम के साथ, तो जो उसके 2nd टियर 3rd टियर के कोचेज़ हैं उनको बोलें कि उन बच्चों को ट्रेन करें, तो वो बच्चे एवेंचुअली वो ग्रूम करेंगे। सिंध का बच्चा मेंटली बड़ा स्मार्ट होगा, फिज़िकली उसके अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मेंटली ही वुड बी वेरी शार्प। नहीं, फिजिकली तो ओलंपियन हनीफ खान भी नहीं थे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थे। सर देखें, आज तक कोई मिला हमें हनीफ खान जैसा? नहीं मिला ना। हमें वसीम फिरोज मिला, जहानत वसीम फिरोज मिला, नहीं मिला। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शहर का बच्चा है वो स्मार्ट ज़रूर होगा, वो एक्स्ट्रा माइल अपने दिमाग से चलता है। अच्छा एयाज भाई, दावे तो बहुत किए गए और बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी सतह पे किए गए, लेकिन डिपार्टमेंटल टीमें जो हैं वो
अभी तक बहाल नहीं हुई हैं, और ये सबसे बड़ा मसला है खिलाड़ियों का, और हम मुस्तकिल सुनते आ रहे हैं कि जी टीमें बहाल होंगी नहीं। रियाज भाई, मैंने आपको, मेरे ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि हमारी हुकूमत को एक काम करना पड़ेगा जो बड़ा आसान काम है, वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही। वो जब तक हम नहीं डालेंगे ना कॉर्पोरेट्स के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं डाली हुई होगी, हमने बिल्कुल डाली हुई होगी, लेकिन जिस लेवल की डालनी चाहिए वो नहीं डाली होगी। देखें, आप जर्मन टीम को देखें, उनके शर्ट पे लिखा होता है ओपल। ओपल क्या है सर? ओपल इज अ कार। सही। ठीक है, वो लगा हुआ है। सही। यहाँ छोटा सा एक ऑडी लगा हुआ होगा। सही। जर्मन में एक है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है। तो आपके पास पाकिस्तान में टोयोटा है, सुजुकी है, आपके पास होंडा है, ये तो आपकी गाड़ियाँ आ गई। ठीक है, फिर आप अगर पेट्रोलियम्स में चले जाएं तो आपके पास शेल है, आपके पास PSO है। PSO तो चले, आपको फिर बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको फिर भी हेल्प आउट करता है। PTC इस वक्त कर रहा है। तो ये जो फॉरेन कंपनीज हैं जो यहाँ पे पैसा भी कमा रही हैं और पैसा बाहर भी लेके जा रही हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, सही, हमारे पास और बड़े इवेंट्स हैं, हमारे पास और बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं और प्लेयर्स हैं और इवेंट्स हैं जिसको अगर प्रॉपरली स्पॉन्सर किया जाए तो ये तो सर ऐसा मुल्क है जहां हर चीज़ अवेलेबल होगी। सही। अच्छा जुबैर भाई, शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट T20 के कप्तान, PSL में 3 मतलब एक मरतबा उनकी कप्तानी में टीम जीती, और उनको मतलब एक रिजवान को हटा के उनको वनडे की टीम का कप्तान बना दिया, जबकि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो T20 में। तो ये किस तरह देखते हैं कि रिजवान को हटा के शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना? नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो है वो ऑन एंड ऑफ अच्छी रहती है, कभी कभी ख़राब भी होती है। ये इस मतलब मुस्तकबिल में इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, रिजवान को हटा के? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये मिस्टेक है शाहीन अफरीदी की, या शाहीन अफरीदी के जो बड़े हैं जो कहते हैं कि, इससे पहले भी उन्होंने अपने अल्फाज का इज़हार किया था। शाहीन अफरीदी के साथ पहले हाथ हो चुका था जी, उसको अचानक कप्तान बनाया गया और फिर अचानक ही कप्तानशिप जो है वापस ले ली गई थी। तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से उसकी बेइज्जती थी, इंसल्ट थी। किसी भी बड़े प्लेयर को आप अगर इज्जत देते हैं तो एक सही मायनों में इज्जत देनी चाहिए थी। अब यही बात सरफराज के साथ हुई थी। सरफराज जब एक ज़माने में डोमिनेट कर रहे थे, सरफराज का नाम हर तरफ हो रहा था। आपने भी देखा कि जब दौर आता है प्लेयर का तो इसको कप्तान बना दो। आपने हॉकी में कितनी दफ़ा देखा कि प्लेयर अगर चल गया तो भाई इसको ही कप्तान बना दो। भाई दूसरे ने क्या किया है? बात सरफराज का भी यही हुआ था कि सरफराज जब उनका दौर आया तो उनको टेस्ट का भी कप्तान बना दिया, आपने वनडे का भी कप्तान बना दिया, T20 का भी कप्तान बना दिया। हुआ क्या कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस चली गई, तीनों चीज़ों से वो हाथ धो बैठा, बल्कि क्रिकेट से बेचारा हाथ धो बैठा। अच्छा, तो जुबैर भाई जब शाहीन की बात आप कर रहे हैं ना, शाहीन के साथ हुआ था। शाहीन कहता कि मैं अपना फोकस रखूंगा एज ए, अब तो ऑलराउंडर बनने के लिए जा रहा है वो, तो बॉलिंग के ऊपर, और अगर तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हो तुम तो जनाब अपना बैटिंग भी करते रहो, ऑलराउंड बात कंप्लीट हो जाए मेरी। तो अगर वो अपना फोकस करते रहते तो अच्छा रहता। अब होगा क्या, उनके साथ कैप्टनसी का प्रेशर अलग आएगा। आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मीडिया से और दूसरे एंगल से, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उसकी क्या है कि अपनी जो परफॉर्मेंस है, पर्सनल परफॉर्मेंस, वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, एक बात मतलब एक रेलू कट्टे वाली बात हुई थी, तो उसमें मुझे एक बात याद आ गई कि सलमान और कासिम के जो अब्बू हैं, जब वो कप्तान होते थे तो पूरे बैटर को खिलाते थे, पूरा मतलब एक बॉलर को खिलाते थे। लेकिन नो डाउट हमारी टीम ने कामयाबियां हासिल की हैं और यकीनन उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। खिलाड़ियों की मतलब अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन हम आधा बैटर आधा मतलब कि बॉलर क्यों खिलाते हैं, पूरे बॉलर और बैटर को क्यों नहीं खिलाते? देखिए, अगर क्रिकेट की बात करें तो अब दौर आ गया ऑलराउंडर का। हाँ, चाहे वो बैटर ऑलराउंडर हो या पूरा होना चाहिए, बॉलर होना चाहिए। तो अब वो चीज़ें चली गई कि स्पेशलिस्ट आपको ओपनर चाहिए, स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर चाहिए, स्पेशल जो है बॉटम पे चाहिए, या स्पेशल बॉलर चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। स्पेशलिस्ट तो आने ख़त्म हो गए। स्पिन बॉल की अगर आप बात करें तो अब स्पिनर्स तो आने ही ख़त्म हो गए। पाकिस्तान हालांकि एक ज़माने में बड़ा डोमिनेट करता था स्पिन बॉलिंग में, बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे और दुनिया में उनका जो तहलका होता था। कादिर भाई की मिसाल सबसे बड़ी है कि कादिर भाई ने जिस तरह से डोमिनेट किया, उसके बाद और भी प्लेयर्स आए। तो अब इनका फोकस ये हो रहा है कि ऑलराउंडर। अगेन
ऑलराउंडर ऐसे नहीं बनता। वसीम अकरम की एग्जांपल आपके सामने है, वो एज ए बॉलर आया था। बॉलर जब डोमिनेट करने लगा, उसको एक्सपीरियंस जब उसने गेन किया तो उस फिर बैटिंग के ऊपर आ गया वो। फिर आपने देखा कि बैटिंग यही मतलब ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और अयाज महमूद साहब, ज़ाहिर है हमने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए। यकीनन कोई ऐसी बात जो मेरे सवालात में ना हो और आप जवाब देना चाहो तो एक तो वो ज़रूर कीजिएगा और हमारे नौजवानों को पैगाम ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अ सक्सेस। मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। हॉकी से मुताल्लिक कोई बात अगर मैं ना कह सकूँ आपके जहन में हो? हॉकी से जी मैं तो कहता हूँ कि हॉकी को जो है वो एक अच्छे ऑफिस बेरर्स की ज़रूरत है। सही। और कोशिश करें कि अच्छे लोग आएँ जो हॉकी को सही तरीके से चला भी सकें और हॉकी को जहाँ पे उसका खोया हुआ मुकाम है वो वापस ला सकें। जी ज़ुबैर भाई, यही बात आप? डेफिनेटली ओवरऑल मैं तो बात करूंगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट का किरदार बहुत अहम है। बिलियंस के हिसाब से उनके पास फंड्स मौजूद हैं, उन फंड्स को सही मायनों में जो इस्तेमाल करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर एक पेज के ऊपर आ जाए और अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके जो है मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए अगर इक़दाम करें हुकूमत की सरपरस्ती में, और जैसा कि अजी ने कहा कि फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केटिंग की जाए हर लेवल के ऊपर, तो टैलेंट हमारे पास आएगा। एक नहीं, कई गोल्ड मेडल ओलंपिक में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज महमूद साहब, बड़ा मज़ा आया। और ख़ास तौर से जो आपने आज किस्सा मतलब है कि अपने ननिहाल का बयान किया, तो वो तो हमारे शायकीन के लिए एक बड़ी क्रिएटिव चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया अयाज भाई, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। ज़ुबैर नज़ीर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा पहले की तरह, और आइंदा हफ्ते इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। और आइंदा हफ्ते यकीनन किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम हाज़िर होंगे प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।